हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सीटेट 2024 जिसका आपका एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए जो आज क्लास होने वाली है वो होने वाली है हिंदी पेडागोजी की क्लास। आपकी हिंदी पेडागोजी, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो, सीटेट के दोनों ही पेपरों में आपकी 15-15 मार्क्स की हिंदी पेडागोजी आती है। तो पेपर फर्स्ट वाले यानी कि जिन्होंने 1 to 5 के लिए सीटेट के फॉर्म को अप्लाई किया है या फिर 6 to 8 के लिए जिसने भी फॉर्म को अप्लाई किया है, वो दोनों ही लोगों के लिए यानी कि दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। तो सीटेट 2024 जिसका आपका एग्जाम 7 जुलाई को होगा, उसके लिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी की पेडागोजी। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी की जो थ्योरी है सबसे पहले उसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके मॉक टेस्ट करेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हिंदी पेडागोजी में जो भाषा है यानी कि जो लैंग्वेज है वो किसे कहते हैं और एक भाषा मेन रूप से किस चीज़ को कहा जाता है, वो क्या होती है, वो किस प्रकार से डेवलप हुई, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो भाषा यानी कि जो लैंग्वेज है, ये हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन मानी जाती है। यानी कि जो भाषा होती है, जैसे हम लोग हैं किसी भी चीज़ को समझ रहे हैं यानी कि किसी इंसान ने हमसे कोई बात कही है या फिर हमें अपनी बात उस तक पहुंचानी है, तो उसे हम किस तरीके से पहुंचाएंगे यानी कि लैंग्वेज के थ्रू पहुंचाएंगे यानी भाषा के थ्रू पहुंचाएंगे। एक इंसान को यानी कि जो अपनी बात है, एक इंसान बोल रहा है, इसे अपनी बात दूसरे इंसान तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब वो बोलेगा तो किसी लैंग्वेज में बोलेगा यानी कि किसी भी भाषा का प्रयोग करेगा। अब वो भाषा उसकी मातृभाषा हो सकती है, हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तमिल, तेलुगु, यानी कि जो भी लैंग्वेज हो जो उसे आती होगी, उसी भाषा के द्वारा वो अपने विचार यानी कि अपने थॉट्स होते हैं वो दूसरे तक पहुंचाता है। तो जो भाषा होती है वो क्या मानी जाती है, जो हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों को समझने के लिए एक साधन मानी जाती है। यानी इसके माध्यम से हम दूसरे इंसान की बातों को, उसके विचारों को समझ पाते हैं। उसके बाद है भाषा विचारों के आदान प्रदान करने के एक साधन के रूप में होती है। यानी कि जो भाषा होती है उसका यूज हम अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान यानी कि उसको समझने और समझाने दोनों के लिए जिसे यूज करते हैं वो क्या होती है, लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। उसके बाद है भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में होती है। यानी कि जो भाषा होती है, जो हमारा सामाजिक जीवन होता है, यानी कि हम जिस कल्चर में रह रहे होते हैं, जिस वातावरण में रह रहे होते हैं, वहाँ के नियम कायदे कानून यानी वहाँ की जो चीज़ें होती हैं उन्हें समझने में क्या चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, तो भाषा सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। यानी कि एक भाषा के द्वारा ही हम समाज का एक परफेक्ट हिस्सा बन सकते हैं, समाज के बारे में जो चीज़ें हैं उन्हें समझ सकते हैं। भाषा ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में होती है। यानी कि जब भी हमें किसी भी दूसरे इंसान को ज्ञान प्रदान करना है या उससे किसी भी चीज़ को सीखना है, तो वो हम किस चीज़ के माध्यम से सीखेंगे, भाषा के माध्यम से सीखेंगे यानी कि लैंग्वेज के माध्यम से सीखेंगे। तो भाषा क्या होती है, ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन मानी जाती है। उसके बाद है भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक होती है। यानी कि जो लैंग्वेज होती है ये क्या होती है, जो हमारा साहित्य यानी भाषा साहित्य है या फिर जो हमारी कला है, जो हमारी संस्कृति है यानी कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, इन सभी को विकसित करने का एक माध्यम मानी जाती है। यानी कि एक लैंग्वेज के ही द्वारा यानी एक भाषा के ही द्वारा हम इन सभी चीज़ों को इंक्रीज कर सकते हैं यानी कि दूर तक विस्तार रूप से फैला सकते हैं। ये हमारी भाषा है, हमारे इस टाइप का हमारा कल्चर है, इस तरीके से हम लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं। यानी ये सारी चीज़ें यानी किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे सपोज करके चलते हैं, किसी भी इंसान ने हमें कोई चीज़ बताई है, उस चीज़ को हमें समझना है और उसके द्वारा किसी दूसरे कार्य को करना है, तो उस चीज को समझने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए भी हमें लैंग्वेज की जरूरत होती है यानी एक भाषा की जरूरत होती है। तो जो विचार होते हैं, ये सारी जो संस्कृति, कला, कल्चर जो भी हमारा है, इन सभी को मेन रूप से अगर इसे समझना है, इसका विस्तार करना है, तो उस सभी में क्या चीज सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, लैंग्वेज हेल्प करेगी, भाषा हेल्प करेगी। लिपि भाषा का लिखित रूप होती है। यानी कि जो लिपि होती है, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है
भाषा का लिखित रूप क्या होती है, तो हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है, यानी कि जो लिपि होती है वो भाषा का लिखित रूप मानी जाती है। जैसे हम किसी भी भाषा को लिखते हैं, हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है। जैसे कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है, पंजाबी की क्या है, गुरुमुखी है। इसी प्रकार से हर लैंग्वेज की एक अपनी लिपि होती है। तो जो लिपि होती है उसे क्या माना जाता है, भाषा का लिखित रूप माना जाता है। क्या माना जाता है, भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाती है। उसके बाद है, भाषा और लिपि के बीच में कोई निश्चित संबंध नहीं होता, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। यानी कि जो लिपि होती है उसके बीच में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, यानी कि किसी भी भाषा को हम किसी भी लिपि में लिख सकते। जैसे कि हमें हिंदी लिखनी है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देवनागरी लिपि का यूज करेंगे। हमें पंजाबी लिखनी है तो पंजाबी लिखने के लिए हम किस लिपि का यूज करेंगे, गुरुमुखी लिपि का यूज करेंगे। तो जो भाषा होती है उसे हमें लिखित रूप में अगर किसी को समझाना है तो लिपि का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भाषा के भेद, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज होती है उसके टाइप कितने होते हैं। जैसे कि हमने किसी भी भाषा को सीख लिया, उस भाषा को हमने किस किस प्रकार से सीखा, वो हमारे माहौल में हमने जिस चीज़ को ग्रहण किया है या दूसरे तक पहुंचाई है अपनी चीज़ें, उन्हें किस किस माध्यम से पहुंचाया है, उसके भेद क्या होते हैं, उसके रूप कितने होते हैं। तो जो हमारी भाषा होती है उसके मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं, 3 भेद माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, तो भाषा के जो भेद होते हैं, यानी कि भाषा के भेद हैं, तो वो कितने माने जाते हैं, 3 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, 3 माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे फर्स्ट होता है लिखित भाषा, यानी कि जब हम किसी भी चीज को लिखकर दूसरे को बताते हैं, अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, जो भाषा का लिखित रूप होता है उसे किस में रखा जाता है, लिखित भाषा में रखा जाता है। किसी भी इंसान तक हम अपने जो विचार हैं उन्हें लिखकर पहुंचा रहे हैं। जैसे हमने किसी को पत्र लिखा, या फिर आपने स्कूल में जैसे हमें छुट्टी मांगनी होती है तो हम एप्लीकेशन लिखते हैं। तो ये भाषा का, यानी जो अपने विचार हैं, जैसे किसी भी बच्चे को फीवर आ गया, स्कूल नहीं वो जा पाता है तो घर से क्या करता है, अपने लिए एक एप्लीकेशन लिखता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं स्कूल नहीं आ सकता। तो इसे किस में रखा जाएगा, भाषा के लिखित रूप में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, लिखित रूप में रखा जाएगा। दूसरा होता है मौखिक भाषा। जब हम किसी भी व्यक्ति को अपने विचार या फिर उसके विचारों को समझने के लिए मुंह से बोलकर समझाते हैं तो वो भाषा के कौन से रूप में आता है, मौखिक रूप में आता है। जैसे हमें अपने विचार, जैसे एक प्रकार से ये मानते हैं कि किसी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि सपोज करके क्लास चल रही है और अध्यापक आपको पढ़ा रहा है, तो अगर वो किसी भी चीज को आपको संकेतों के माध्यम से सिखा रहा है, बोल बोल के सिखा रहा है, यानी जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ तो कैसे बता रही हूँ, बोल के बता रही हूँ। तो जब किसी भी चीज को आप बोलकर या फिर सुनकर समझते हैं तो वो भाषा का कौन सा रूप लिखा जाता है, वो भाषा का कौन सा रूप माना जाता है, मौखिक रूप माना जाता है। यानी किसी भी चीज को जब बोलकर समझाया जाता है तो वो भाषा के मौखिक रूप में आता है। उसी प्रकार से 3rd नंबर पर आती है सांकेतिक भाषा। जैसे कि किसी भी चीज को, यानी अपने विचारों को दूसरे लोगों को संकेत के माध्यम से समझाया जाता है। जैसे कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं, यानी जो अंधे लोग होते हैं, उन्हें कौन सी साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो साइन लैंग्वेज में वो किसी भी इशारे में किसी चीज को बात करते हैं, या किसी भी इंसान को कोई भी चीज को समझाने के लिए हम सिर्फ इशारा कर देते हैं। जैसे कोई भी चीज है इधर रखी है, अगर वो उस चीज को उधर रखना है, किसी ने हमसे पूछा कि ये सामान मैं लेके आया हूँ, इसे किधर रखना है, तो इशारा, जैसे हम बोलने किसी भी काम में बिजी हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो इशारा कर दिया कि उधर रख दीजिए, तो इसका क्या मतलब हो गया, संकेत के माध्यम से हमने बता दिया कि इस चीज को उधर रखना है। तो वो किस लैंग्वेज में आ जाएगा, संकेत के माध्यम से हमने अपने विचार, यानी कि हमें उस चीज को कहाँ पर रखवाना था, उस चीज को हमने बता दिया। तो ये किस रूप से बताया है, संकेतों के माध्यम से बताया। तो ये चीजें किसमें है, भाषा के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, भाषा के जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। तो यानी अपने विचारों की जब हम अभिव्यक्ति करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं वो क्या चीज होती है, भाषा होती है। उस भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। उसके बाद में है लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। ये क्वेश्चन भी सीटेट में कई बार बहुत इंपॉर्टेंट रूप से पूछा गया है, यानी कि जो सबसे ज्यादा स्थायी भाषा मानी जाती है वो कौन सी भाषा मानी जाती है। तो जो लिखित भाषा होती है उसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे किसी भी इंसान ने किसी भी बात को बोल दिया,
अगर उसे किसी भी चीज का मान लो कोई प्रूफ नहीं हुआ, किसी भी इंसान ने किसी भी बात को बोल दिया, उसने कल इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि मैंने ये बात बोली ही नहीं थी, तो जो लिखित रूप होता है, लेकिन अगर उसने उसी चीज को किसी कागज पर लिख के दे दिया कि ये बात है और यहाँ आपने साइन कर दिए, किसी भी चीज को लिख के दे दिया और अपनी सिग्नेचर कर दिए, तो ये उसके पास एक प्रकार से साक्ष्य हो जाएगा। ये भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा? लिखित रूप हो जाएगा। और जो लिखित रूप होता है इसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि मुंह से कही हुई बात से तो इंसान पलट भी सकता है कि नहीं मैंने तो ये बात बोली ही नहीं। तो जो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो लिखित भाषा होती है ये मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने मुंह से बोल दिया तो उस चीज को समझा ही नहीं जाएगा। ऐसा हो जाता है कि जो लिखित भाषा होती है वो मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी मानी जाती है। तो ये थे हमारे भाषा के भेद। इससे पहले हमने पढ़े कि किसी भी चीज को समझने के लिए जिस स्किल का हम यूज करते हैं वो क्या होती है? लैंग्वेज होती है। तो हिंदी पेडागोजी की क्लास में आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।